Hello dear students, welcome to our channel. Chapter number 3 Indian Financial System हम स्टडी कर रहे हैं. आज रहेगा लेक्चर नंबर 19 और हमने लास्ट लेक्चर में शुरुआत कर दी थी इकरा के बारे में पढ़ना. ना व्हाट इज़ इकरा? वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था. उसके पहले हमने 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑलरेडी कर लिए जो थे क्रिसिल एंड केयर. अभी हम इकरा के बारे में पढ़ रहे हैं. काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ हमने पढ़ी थी, जैसे कि हम कहे कि इकरा का जो फाइनेंशियल सेक्टर रेटिंग था वो पढ़ा था. ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रेटिंग पढ़ा था. और हमने उसके पहले पढ़ा था कि जो मूडीज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंटरनेशनली, वो होल्ड करती है मेजर शेयर्स. यहाँ पे इकरा के मेजर शेयर्स वो होल्ड करती है. ठीक है, उसे टेक्निकल सपोर्ट देती है. सो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी. अभी हमें शुरुआत करना है आज ग्रेडिंग से, कि ये जो इकरा की सर्विस है ग्रेडिंग की, जहाँ पे ग्रेडिंग यानी कि रेटिंग किया जाएगा पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को. ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कुछ चीज़ें कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे ग्रेडिंग किया जाता है. ठीक है, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है अभी यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में. नाउ ग्रेडिंग इकरा अंडरटेक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज. कुछ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे हम. सबसे पहला है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो यानी कि बहुत स्मॉल, फाइनेंस अभी माइक्रो फाइनेंस बहुत स्मॉल अमाउंट में जो इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स दे रहा है. ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का काम है जिसका, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. सो नाउ एन इकरा MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ग्रेडिंग is a symbolic indicator of ICRA's current opinion on the relative capability of microfinance institution concerned to manage its microfinance activities in a sustainable manner. अब ये इकरा क्या कर रहा है? रेटिंग्स दे रहा है इन इंस्टीट्यूशंस को. यानी कि क्या इकरा क्या करेगा? रेटिंग्स का मतलब हमने देखा था. रेटिंग्स यानी क्या? उससे पता चलता है ओपिनियन, इस एजेंसी का क्या ओपिनियन है. हायर रेटिंग्स है मतलब कि हायर परफॉर्मेंस है इंस्टीट्यूशन का. सो रेटिंग पे से हमें ओपिनियन पता चला एजेंसी का. वो क्या बोलना चाहती है कि भाई अच्छा परफॉर्मेंस है, कम रेटिंग्स है तो खराब परफॉर्मेंस है. ठीक है, सो रेटिंग एक ओपिनियन बताता है. अभी यहाँ पे ओपिनियन किस चीज़ के बारे में दिया जाएगा कि माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ कैसी चल रही है, इन अ सस्टेनेबल मैनर हो रही है कि नहीं हो रही है. सस्टेनेबल यानी कि क्या, कि बिजनेस प्रॉफिट कर रहा हो, प्रॉफिटेबली आगे बढ़ रहा हो. ठीक है, और साथ ही इन्वेस्टर्स का नुकसान भी नहीं होना चाहिए. तो उस तरीके से बिजनेस सस्टेनेबली आगे जा रहा है. नाउ एन इकरा MFI ग्रेडिंग इज नॉट अ कमेंट ऑन एनी स्पेसिफिक डेप्थ सर्विंग कैपेबिलिटी ऑफ MFI. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंस्टीट्यूशंस को, बिजनेस को रेटिंग किया जा रहा है. किसी स्पेसिफिक डेप्थ सर्विसिंग कैपेबिलिटी को यहाँ पे नहीं देखा जा रहा. नाउ द फोकस ऑफ इकरास MFI ग्रेडिंग एक्सरसाइज इज ऑन इवेल्युएटिंग द कैंडिडेट इंस्टीट्यूशंस बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क. यानी कि क्या, इकरा जब ग्रेडिंग का काम कर रही है उस समय फोकस कहाँ होगा? इवेल्युएटिंग कैंडिडेट इंस्टीट्यूशंस बिजनेस. कैंडिडेट यानी कि क्या, जिस भी अभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होंगे, एक तो होगा नहीं. सो कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है उसे जिसे रेटिंग किया जा रहा है उसे हम कहेंगे कैंडिडेट इंस्टीट्यूशन. सो कैंडिडेट इंस्टीट्यूशंस का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल रिस्क कैसा है. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लोन्स दे रहा है लेकिन ऐसी जगह पे लोन दे दिए जहाँ पे पैसे डूब गए. सो ये इंस्टीट्यूशन खुद भी लॉस में चला जाएगा. ठीक है, सो फाइनेंशियल रिस्क कितना है, बिजनेस कैसा है. नाउ इकरा फॉर्म्स एन ओपिनियन ऑन MFI's बिजनेस रिस्क. अभी ये जो हमने कहा बिजनेस रिस्क चेक किया जाए, कैसे होगा? बिजनेस रिस्क बाय एनालाइजिंग अमॉन्ग अदर फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स देखे जाएंगे ये रिस्क चेक करने के लिए. सो इट्स ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट,
गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स, स्केलेबिलिटी इन रिलेशन टू बिजनेस प्लान्स, एसेट क्वालिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। क्यों देखी जाएगी? हमें चेक करना है कि ये यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चेक करने वाली है कि ये इंस्टीट्यूशन सही जा रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, रिस्क कितना है, वो देखने के लिए सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स कंसिडर होंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या है? ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ऑपरेटिंग में क्या आएगा? हम कहेंगे कि बिज़नेस के कस्टमर्स कैसे है, ठीक है, और सप्लायर्स कैसे है, वगैरह वगैरह जो चीज़ें होगी वो हम कहेंगे कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कैसे है। अभी दूसरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट। गवर्नेंस, अभी गवर्नेंस यानी कि क्या? बिजनेस चल रहा है, उसे हायर अथॉरिटी चला रही है, मैनेज कर रही है, ठीक है। सो मैनेजमेंट कैसा है, किस तरीके से चलाया जा रहा है, बिजनेस को कंट्रोल किया जा रहा है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद आता है स्केलेबिलिटी इन रिलेशन टू बिजनेस प्लान्स। अभी कोई भी बिजनेस हो, उसके फ्यूचर प्लान्स तो रहेंगे ही, क्या करना है। सो स्केलेबिलिटी कितनी है, यानी कि ये प्लान्स कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है, कितनी हद तक प्रॉफिट कर सकते हैं कि या फिर लॉस करवाएंगे बिजनेस को, तो स्केलेबिलिटी कितना है। एंड एसेट क्वालिटी, बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। अभी बिजनेस ने तो मान लो बहुत सारे एसेट्स दिखाए हुए हैं, लेकिन इन रियलिटी तुम देखने जाओ तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं मार्केट में, तो ऐसा नहीं चलेगा। सो एसेट की क्वालिटी कैसी है, ये सारी ही चीज़ें देखी जाएगी जब हम रिस्क देखेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। ना फाइनेंशियल रिस्क इज असेस्ड थ्रू एन इवेल्युएशन ऑफ फैक्टर्स including MFI's liquidity position, funding policies, capitalization, profile and profitability। अभी फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो वो कैसे असेस किया जाएगा, यानी कैसे चेक किया जाएगा? थ्रू एन इवेल्युएशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग MFI's लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन कितनी है बिजनेस की, फंडिंग पॉलिसीज़ क्या है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, लोन्स दे रहा है, सो फंडिंग पॉलिसीज़ क्या बनाई है, कैपिटलाइजेशन, प्रोफाइल एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी अंडर फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, चलिए अभी ये हमने देखा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में। अभी नेक्स्ट हम इंडस्ट्री देखते हैं, सोलर पावर ग्रेडिंग। चलिए सोलर पावर ग्रेडिंग, इसको हमें देखना है ना। सोलर पावर क्या है कि भाई चलो सनलाइट को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, अभी वो हो रहा है कुछ मेथड से। सो वो जो बिजनेसेस है उन्हें ग्रेडिंग की बात है यहाँ पे। सो द जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन लॉन्च इन जनवरी 2010। कब लॉन्च हुआ था ये? January 2010 is a government of India and state governments initiative to promote ecologically sustainable growth while addressing India's energy security challenge. Okay, now it will also constitute a major contribution by India to global effort to meet the challenges of climate change. ठीक है, ये कुछ अभी ये चीज़ जो हो रही है उसके रेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि इकरा इसको भी रेट कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ओनली द कैपेबल एंड वेल मीनिंग चैनल पार्टनर्स आर अलाउड इन दिस सेक्टर। अभी ये शुरुआत किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से ये शुरुआत हुए थे बिजनेसेस, ठीक है। तो अभी चेक करना है कि ये जो बिजनेसेस जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो एफिशिएंटली कर रहे हैं कि नहीं। नाउ इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट ओनली कैपेबल एंड वेल मीनिंग चैनल पार्टनर्स आर अलाउड इन द सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ मैंडेटेड that all such entities get an accreditation by reputed rating agencies engaged by the ministry। जो भी बिजनेस या जो भी इंस्टीट्यूशन ये बिजनेस करना चाहता है, सो उन लोगों के लिए कंपलसरी किया गया, क्या कंपलसरी किया गया कि उन्होंने
किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवाना होगा उनके बिजनेस को, ठीक है, तभी जाके वो लोग ये काम कर सकते हैं। सो अभी ये बात हो गई सोलर पावर ग्रेडिंग। नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ग्रेडिंग। कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात करेंगे। सो CRA सर्विस ऑफ ग्रेडिंग construction entities is designed to provide lenders and sector participants with an independent opinion on the quality of entity graded। देखिए अभी क्या बोल रहे हैं वो लोग कि ये जो इकरा की सर्विस है ऑफ ग्रेडिंग कंस्ट्रक्शन एंटिटीज़, अभी वो किस तरीके से ग्रेड किया जा रहा है, उसकी वजह से किन लोगों को हेल्प मिल रही है, लेंडर्स को। कंस्ट्रक्शन बिजनेस है सो उसे लोन्स लेनी पड़ेगी काफ़ी सारे लोगों से। सो वो जो लेंडर्स है एंड दूसरे और बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, सो उनके लिए इन रेटिंग्स के बहुत हेल्प मिलेगी रेटिंग्स के ज़रिए, ठीक है। लेंडर्स को पता चलेगा हमें लैंड करने चाहिए पैसे कि नहीं, ऑन द क्वालिटी ऑफ द एंटिटी ग्रेडेड, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द एंटिटी ग्रेडेड यानी कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो भी है ग्रेड किया गया है वो बराबर चल रहा है कि नहीं, इन लोगों को पता चलेगा। नाउ द यूनिक ग्रेडिंग मेथडोलॉजी डेवलप फॉर द पर्पस encompasses all entities in a construction project: the contractor, the consultant, the project owner and the project itself। देखिए यूनिक ग्रेडिंग मेथडोलॉजी यानी कि ग्रेडिंग मेथडोलॉजी यानी कि ग्रेडिंग के लिए जो सिस्टम अडॉप्ट की गई है। ग्रेडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि खाली देख लिया दूर से बिजनेस कैसे चल रहा है और ग्रेड कर दिया, ऐसा नहीं है। अच्छे से समझना पड़ेगा बिजनेस कैसे चल रहा है, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके बेस पे ग्रेडिंग होगा। सो वो जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट किया है इकरा ने, मेथडोलॉजी डेवलप फॉर द पर्पस एनकम्पासेस ऑल एंटिटीज, ठीक है। वो अभी उसमें सारे ही लोगों को चेक किया जाएगा। किसको, देखो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, द कॉन्ट्रैक्टर खुद, कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व होगा, प्रोजेक्ट ओनर कौन है, प्रोजेक्ट इटसेल्फ, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। नाउ द सर्विस ऑफ ग्रेडिंग बाय प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द क्वालिटी ऑफ एंटिटी ग्रेडेड इज डिजाइंड टू एनहेंस द लेंडर्स कॉन्फिडेंस इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर पार्टिसिपेंट्स। ये सारी चीज़ें चेक करके ग्रेडिंग किया जाएगा कि भाई प्रोजेक्ट ओनर का काम कैसा है, बराबर है या नहीं, प्रोजेक्ट कैसा है, कॉन्ट्रैक्टर को देखा जाएगा, कंसल्टेंट को देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें देख के जब भी ग्रेडिंग होगा कंस्ट्रक्शन बिजनेस का, तो क्या होगा, उसे देख के लेंडर को कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे पैसे लैंड करने चाहिए कि नहीं, लोन देना चाहिए कि नहीं। नाउ बिसाइड्स द ग्रेडिंग may also benefit the participants by highlighting their competencies and helping them stand out in a crowd। लेंडर के लिए तो फ़ायदा है ही, सामने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए भी फ़ायदा है कि जो लोग वहाँ पे हमने देखे, कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है, उनकी भी इमेज मार्केट में बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अभी ये बात हो गई कंस्ट्रक्शन ग्रेडिंग। नाउ नेक्स्ट इंडस्ट्री इज रियल एस्टेट ग्रेडिंग। रियल एस्टेट ग्रेडिंग, ऊपर कंस्ट्रक्शन हमने देखा, अभी कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। चलो अभी यहाँ पे रियल एस्टेट बन गए हैं, बिल्डिंग्स बनी है, घर बने हैं। सो अभी रियल एस्टेट की बात करती है, उसके ग्रेडिंग की बात करते हैं। सो इकराज सर्विस ऑफ ग्रेडिंग ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स by providing an independent opinion on the relative performance capability of your real estate development entities, seeks to serve as a tool for identifying and managing the risk associated with the entities concerned। ठीक है, यानी कि अभी क्या है कि इकरा ओपिनियन दे रहा है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट एजेंसीज एंटिटीज़ के बारे में। ना फॉर द इन्वेस्टर बायर ऑफ द प्रॉपर्टी, देखिए फॉर द इन्वेस्टर बायर ऑफ द प्रॉपर्टी द ग्रेडिंग कम्युनिकेट्स द रिस्क associated with the developer's ability to deliver in accordance with the terms,
क्वालिटी पैरामीटर्स एंड टाइम स्टिपुलेटेड। ठीक है, अभी कोई बायर है, कोई बायर यानी अभी इन्वेस्टर उन लोगों ने लिखा है जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, अभी वहाँ पे तो उसने ज़्यादा पैसे पे करने होंगे। ठीक है, तो छोटा मोटा सामान तो लेने नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। सो ऑफकोर्स अगर उसे उस रियल एस्टेट एंटिटी को अगर ग्रेड किया गया है तो इस इन्वेस्टर के लिए बहुत इजी होगा अंडरस्टैंड करना कि भाई हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, बराबर। क्योंकि विदाउट ग्रेडिंग नहीं किया है समझ लो, और कहीं पे पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए और फिर बाद में फंस गए तो ठीक है, उस रियल एस्टेट एंटिटी ने टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं की तो ठीक है। इसके लिए ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन्वेस्टर को, या हम कहेंगे बायर ऑफ द प्रॉपर्टी को। सो फॉर डेवलपर्स द ग्रेडिंग्स बाय प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ देयर एबिलिटीज़ एंड रिस्क प्रोफाइल serve to assist them in presenting their case to lenders। ठीक है, चलिए तो अभी इसका मतलब क्या, रियल एस्टेट ग्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन्वेस्टर्स के लिए या बायर्स के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। अदर्स, ये जो हमने कुछ इंडस्ट्रीज पढ़ी उसके अलावा हम बात करते हैं अदर्स। सो इकरा ऑल्सो अंडरटेक्स ग्रेडिंग ऑफ other sectors such as SME fundamentals grading, यानी कि small and medium enterprise fundamentals grading, maritime grading of maritime training institutes। अब ये maritime में भी ट्रेनिंग की बात की है खास करके, यानी कि यहाँ के स्टाफ को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है वगैरह वगैरह, उसको ग्रेडिंग करना। नाउ नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ग्रेडिंग, मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ग्रेडिंग, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, शिप बिल्डिंग कंपनीज ग्रेडिंग। ठीक है, शिप बिल्डिंग कंपनीज ग्रेडिंग ये भी इकरा करता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से ग्रेडिंग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट अभी हमें रेटिंग स्केल के बारे में देखना है। फॉर रेफरेंस उन लोगों ने दिया है हमें इकरास रेटिंग स्केल। आगे भी हमने जो एजेंसी पढ़ी उसमें भी हमने रेटिंग स्केल के बारे में पढ़ा था। सो द रेटिंग स्केल ऑफ क्रिसिल, केयर, इकरा इज ऑलमोस्ट द सेम। ये रेटिंग स्केल ऑलमोस्ट सेम है, और वो सेम क्यों है वो भी हमने देखा था कि सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया था और उस सर्कुलर में बताया था कि सबने स्टैंडर्डाइज रेटिंग फॉलो करना है। Now only the name of the rating agency changes in the rating symbol, खाली नेम चेंज होगा एजेंसी का, बाकी सेम रहेगा सब। Now इकरास लॉन्ग टर्म रेटिंग स्केल, अभी लॉन्ग टर्म की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म रेटिंग स्केल, ऑल बॉन्ड्स, एनसीडीज यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट नहीं होगा, विथ ओरिजिनल मेच्योरिटी एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, अभी इसके रेटिंग के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला है इकरा ट्रिपल ए। इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस रेटिंग आर कंसिडर्ड टू हैव द हाईएस्ट degree of safety regarding timely servicing of financial obligations. Such instruments carry lowest credit risk। ठीक है, ये हमने आगे भी पढ़ा था। इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी, बहुत ज़्यादा सेफ है ये इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, रिस्क कम रहेगा। किस चीज़ का रिस्क, कि कंपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं करेगी, वो रिस्क। व्हाट इज़ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, डेब्ट सिक्योरिटीज़ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट होगा। सो वो कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इकरा डबल ए। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस रेटिंग्स आर कंसिडर्ड टू हैव हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है यहाँ, रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी वेरी लो क्रेडिट रिस्क। ठीक है, यहाँ पर भी सेफ है इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट आता है इकरा ए। इंस्ट्रूमेंट विद दिस रेटिंग्स आर कंसिडर्ड टू हैव एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी
एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सेफ्टी नहीं है। रिगार्डिंग टाइमली सर्विस ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी लो क्रेडिट रिस्क। अभी नेक्स्ट है इकरा ट्रिपल बी, इंस्ट्रूमेंट विद दिस रेटिंग्स आर कंसीडर्ड टू हैव मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी। मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी यानी कि इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक सेफ भी है, कुछ हद तक नहीं भी है, ठीक है। मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी मॉडरेट क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट इज इकरा बीबी, इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस रेटिंग्स कंसिडर्ड टू हैव मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। देखिए अभी यहाँ पे डिफॉल्ट की बात आ गई। रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यहाँ लेके डिफॉल्ट हो सकता है, चांसेस है। नेक्स्ट इज इकरा बी, इंस्ट्रूमेंट विद दिस रेटिंग्स आर कंसिडर्ड टू हैव हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ये हमने बात की इकरा बी। नाउ नेक्स्ट इज इकरा सी, instruments with this ratings are considered to have very high risk of default regarding timely servicing of financial obligations। बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे पैसे लगाना, ऐसी सिक्योरिटीज़ में पैसे डूब सकते हैं। ना अभी लास्ट वन आता है इकरा डी, इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस रेटिंग्स आर इन डिफ़ॉल्ट, यानी कि भाई ये तो डिफ़ॉल्ट करेंगे ही, पूरा चांसेस है, और आर एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफ़ॉल्ट सून, ठीक है। ये बात हो गई लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की। अभी आगे हम देखेंगे इकरास मीडियम टर्म रेटिंग स्केल ओनली फॉर पब्लिक डिपॉजिट्स। देखिए ऊपर पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सक्लूड किया था क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, तो अभी यहाँ पे मीडियम टर्म में हम पब्लिक डिपॉजिट की बात करेंगे। सो मीडियम टर्म रेटिंग स्केल all public deposits programs, MAAA highest credit quality rating assigned by ICRA, the rated deposits program carries lowest credit risk। यहाँ पे बहुत कम रिस्क है, बहुत सेफ है ये इंस्ट्रूमेंट। नाउ MAA the high credit quality rating assigned by ICRA, the rated deposit program carries low credit risk। यहाँ पे भी सेफ्टी है, हाई क्रेडिट क्वालिटी। नेक्स्ट इज MA, the adequate credit quality rating assigned by ICRA, the rated deposits program carries average risk। ठीक ठाक है मतलब यहाँ पे सेफ्टी। नेक्स्ट इज MB, the inadequate credit quality। देखिए अभी यहाँ पे inadequate की बात आ गई है। inadequate credit quality rating assigned by ICRA, rated deposit program carries high credit risk। अभी यहाँ पे रिस्क बढ़ गया MB क्रेडिट रेटिंग में। नेक्स्ट इज MC, द रिस्क प्रोन क्रेडिट क्वालिटी, यहाँ पे रिस्क प्रोन रेटिंग असाइंड बाय ICRA, द रेटेड डिपॉजिट्स प्रोग्राम कैरीज वेरी हाई क्रेडिट रिस्क। एंड लास्ट वन इज MD, लोवेस्ट क्रेडिट क्वालिटी रेटिंग असाइंड बाय ICRA, रेटेड इंस्ट्रूमेंट हैज़ वेरी लो प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकवरी, यानी कि पूरे चांसेस डिफ़ॉल्ट के, ठीक है। अभी ये बात हो गई पब्लिक डिपॉजिट मीडियम टर्म रेटिंग। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म रेटिंग स्केल, शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। सो ऑल इंस्ट्रूमेंट विथ ओरिजिनल मैच्योरिटी विद इन 1 ईयर, 1 साल तक के इंस्ट्रूमेंट्स है तो यहाँ पे रेटिंग किया जाएगा। सो सबसे पहला है ICRA A1, इंस्ट्रूमेंट विद दिस रेटिंग आर कंसिडर्ड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ सेफ्टी, ठीक है, रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। और यहाँ पे रिस्क कैसा होगा, लोवेस्ट रिस्क। नेक्स्ट इज ICRA A2, इंस्ट्रूमेंट विद दिस रेटिंग्स आर कंसिडर्ड टू हैव स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ सेफ्टी, वेरी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। एंड सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी लो क्रेडिट रिस्क, सेफ है, ये भी सेफ है। नेक्स्ट इज ICRA A3 की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी बता रहा है। देखिए मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन,
Such instruments carry higher credit risk as compared to instrument rated in the two higher category. इसके हिसाब से यहाँ पे मॉडरेट सेफ्टी है, थोड़ा कम है. अभी नेक्स्ट देखते हैं इकरा A4. Instruments with this ratings are considered to have minimal degree of safety. बहुत कम सेफ्टी है यहाँ पे, ठीक है. Regarding timely payment of financial obligations, such instruments carry very high credit risk, are susceptible to default. यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, इकरा A4 रेटिंग में. नेक्स्ट इज इकरा D, सबसे लास्ट. इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस रेटिंग्स आर इन डिफ़ॉल्ट. यहाँ पे तो सीधा बोलिए ये तो डिफ़ॉल्ट जा ही सकता है. और एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफ़ॉल्ट ऑन मैच्योरिटी, ठीक है. तो यहाँ पे हमने इकरा का रेटिंग स्केल देख लिया और इकरा हमने पूरा पढ़ लिया. साथ ही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है. सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना. बाय एवरीवन.